Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM। First of all very good evening। आज की क्लास में हम सी-टेट का जो पेपर 2 हुआ था उसका एसएसटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने एसएसटी का 2 वीडियो डाल चुका है। जैसे कि आपको पता ही है सी-टेट का जो एग्ज़ाम्स था वो 2 दिन हुआ था, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को। ठीक है, तो 14 दिसंबर का जो पेपर था उसका एनालिसिस करके मैंने उसका वीडियो डाल दिया है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और आज जो है नेक्स्ट डे जो पेपर हुआ था एसएसटी का उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसका जो पहले से 30 से 60 तक का क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में सॉल्व हो चुका है। आज हम नेक्स्ट पार्ट 2 मीन्स 61 से 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एसएसटी जो है उसमें टोटल 60 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आज बताया जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केस अध्ययन, ऑप्शन बी आनुभविक अनुसंधान, ऑप्शन सी क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन डी प्रायोगिक अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक अनुसंधान, क्योंकि जो बच्चे हैं उससे क्या करेंगे, उससे एक्शन के माध्यम से इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक अनुसंधान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। 62 क्वेश्चन है, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव कीजिए। आपको ये बताना है कि जो खेतिहर मजदूर होते हैं उनको मजदूरी कम दी जाती है, उसका कारण क्या है? फर्स्ट है ऑप्शन कि वे कुशल नहीं होते हैं। सेकंड है वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिक पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन सी है उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है। नेक्स्ट है वे बाज़ार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए उनको कम मजदूरी दी जाती है। कम मजदूरी देने का मतलब ये नहीं है कि वे कुशल नहीं होते हैं या फिर उनके पास ज़मीन नहीं होती है। ये सारे ऑप्शन राइट नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक धारणा है कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं हैं। यह दर्शाती है, आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या शो कर रहा है। फर्स्ट रूढ़िबद्ध धारणा, ऑप्शन सेकंड है जातिवाद, ऑप्शन थर्ड है निरक्षरता और ऑप्शन फोर्थ है अज्ञानता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा। क्योंकि जब भी हमें स्पेशली किसी लड़के की तारीफ़ की जा रही है या फिर किसी लड़के की तारीफ़ की जा रही है तो इसका ये स्टीरियोटाइप्स की बातें हैं। इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, रूढ़िबद्ध धारणा। ना कि यहाँ पे कोई जाति की बात हो रही है, ना यहाँ पे निरक्षरता की बात हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कार्यशालाएँ और कारखाने अनियमित श्रमिकों की रोजगार देने में तरजीह देते हैं, क्योंकि फर्स्ट है ऑप्शन राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है। सेकंड है उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं। ऑप्शन फोर्थ है उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो ऑप्शन ए है वो क्या कह रहा है, राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बल्कि सेकंड क्या, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के निकाला जा सकता है, तो ये बात सही है।
और सी क्या कह रहा है कि उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं। इसमें एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है, बल्कि थर्ड क्या, उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी और डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है बी और डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 65 नंबर। 65 क्वेश्चन है, निम्न कथन ए तथा बी को पढ़िए। ऑप्शन ए है कथन कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। ऑप्शन बी है 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो पहला ऑप्शन है कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी, ये ऑप्शन तो सही है। लेकिन जो बी है कि 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या, वो केवल ए, यही सही है। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि है 66 क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। ऑप्शन है प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया साधनों को शामिल करने से। नेक्स्ट है केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से। नेक्स्ट है तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने से। नेक्स्ट है व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। जब हम मल्टीमीडिया साधन का यूज़ करते हैं, नए नए टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, पाठ्यक्रम की जो गतिविधियाँ हैं उसे वो और भी अट्रैक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि यह छात्रों को परीक्षा में पास करने में मदद करती है? नहीं। नेक्स्ट है यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है? हो सकता है। अगला देखते हैं, यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है? तो जहाँ भी ऐसा वर्ड आ जाए रटने वाला, वो तो बिल्कुल गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी है यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है? हाँ, ये है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। और यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। इस तरह से जो डी और ई ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट, ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। सेकंड है विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने के लिए कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना। नेक्स्ट है अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों एवं सादृश्यों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन, विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों एवं एटलस का प्रयोग करना। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें पूछा क्या है कि क्वेश्चन में सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो द्वंद्वात्मक उपागम होता है उसका मतलब ये है कि ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच की वार्ता। ठीक, इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 69 है, शिक्षिका अपने कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है।
पाठ्यक्रम के 5E उपागम के तहत वह निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? ऑप्शन ए है अन्वेषण करना, ऑप्शन बी है मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी विस्तार करना, ऑप्शन डी संलग्न करना। तो कोई भी टीचर है अपने बच्चों को जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद उस पर चर्चा कराती है। तो आपको बताया ना कि ये कौन सा प्रयास है जो 5E अप्रोच है उसके तहत सबसे पहले तो अन्वेषण करेगा नहीं और ना ही इवेल्युएशन करना है, और एक्सप्लेन करने से पहले हमें क्या करना है, बच्चों को इंगेज करना है। इसलिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान निर्धारित करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, ऑप्शन बी बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना है, ऑप्शन सी धार्मिक संस्थानों की संरचना, ऑप्शन डी सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों की सरकार को चुनौती देता है कि भागीदारी के लिए नियम। इसमें से आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है वो क्या बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि भारतीय संविधान ये निर्धारित करता है कि बुनियादी कानून या फिर जो भी नियम है उसका पालन सभी को करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, ऑप्शन बी भारत का आर्थिक विकास, ऑप्शन सी वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, और ऑप्शन डी है जनसंख्या वृद्धि के कारण। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। तो मिडिल स्कूल के लिए सबसे पहले क्या उपयुक्त है, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, उसके बाद सेकंड है ऑप्शन क्या, भारत का आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास से संबंध इसका कुछ नहीं है। बाकी थर्ड है वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, और फोर्थ है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो ए और डी ऑप्शन जो है वही सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 है, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? जब कोई विद्यार्थी फील्ड ट्रिप पे जाता है तो उसमें कौन सा कौशल होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है विश्लेषण कौशल, सेकंड है अवलोकन कौशल, थर्ड है प्रयोग कौशल, फोर्थ है तर्क कौशल। तो जब कोई भी बच्चा फील्ड ट्रिप के लिए जाता है तो उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद वो क्या करेगा, एनालिटिकल है, फिर स्किल आता है, एक्सपेरिमेंटेशन आता है, रीजनिंग आता है, ये सब बाद में आता है। सबसे पहला उसके कौन सा स्किल डेवलप होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 73 क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? फर्स्ट है अनुशासन के भाव का विकास करके, हाँ सही बात है। सेकंड है स्कूल या कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, टीचर जैसा व्यवहार करता है बच्चे उसी का पालन करते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड है विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म दिखाने के लिए कहना। फोर्थ क्या है, कक्षा या स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। ओके, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ राइट हो जाएगा, और जो ये थर्ड ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियाँ सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने में उपयुक्त हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य, सेकेंड ऑप्शन है जटिल से सामान्य, थर्ड ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात, फोर्थ है विश्लेषण से संश्लेषण। आपको बताना है कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें चुनौतियों जो आती है, जो सामाजिक विज्ञान बच्चे कम समझते हैं, उसके लिए हमें कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ने में इंटरेस्ट आए।
तो सबसे पहले विशिष्ट से सामान्य, ये एक पहली शिक्षण विधि है जिसमें सबसे पहले हम विशिष्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ से स्पेशल से जनरल की तरफ आते हैं। सेकंड है जटिल, नहीं अगर हम पहले जटिल स्टार्ट कर देंगे तो बच्चा और भी बोर होने लगेगा। थर्ड है ज्ञात से अज्ञात, पहले जो बच्चे को ज्ञात है नॉलेज उसको पकड़ेंगे, फिर वहाँ से अननोन नॉलेज की तरफ जाएंगे, ये भी सही है। फोर्थ है विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। इस तरह से ए, सी और डी ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ये राइट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? ऑप्शन फर्स्ट है खेल भ्रमण, ऑप्शन सेकंड है वाद विवाद, ऑप्शन थर्ड है द्वितीयक आंकड़े का विश्लेषण, ऑप्शन फोर्थ है विचारवेश प्रक्रिया। तो आपको बताना है कि जो भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उसमें निर्धनता की प्रवृत्तियाँ या फिर उनको तुलनात्मक अध्ययन को समझाने के लिए जो सर्वोच्चम शिक्षा प्रणाली है वो है आपका द्वितीयक आंकड़े का विश्लेषण। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैचिंग का है, आपको इस ऑप्शन ए से ऑप्शन बी पर मैचिंग करना है। विवरण चार्ट, विवरण चार्ट जो है वो किससे मैच करेंगे? एक प्रक्रिया के चरण तालिका के रूप में डेटा, नहीं ऐतिहासिक विकास। ओके, थर्ड से मैच कर देंगे। और सेकंड क्या है? संबंध चार्ट जो होता है वो कार्यकारणों संबंध को दर्शाता है। जो फ्लो चार्ट होता है वो एक प्रक्रिया का चरण होता है, और जो सारणीकरण है वो किसका है? तालिका रूप से डेटा। इसको मैच कर देंगे, इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थर्ड, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल की जांच चाहता है? फर्स्ट है में जो ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चों को दिए जाते हैं उसके थ्रू हम बच्चों में कौन सा स्किल को टेस्ट करते हैं, ठीक, कौन सा स्किल चेक करते हैं? फर्स्ट है केवल लेखन कौशल, तो नहीं, इससे तो लेखन कौशल बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड क्या है? अंतर व्यक्तित्व कौशल, हाँ ये इसको चेक करते हैं। सेकंड, थर्ड है तार्किक चिंतन, ये भी सही है। अगला है अनुप्रयोगात्मक। इस तरह से आपका बी, सी और डी ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो फोर्थ इज राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78 है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है, ठीक है। पहला है ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा में स्वीकृति लेनी पड़ती है, ये तो सही है। अगला है ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, यही गलत है। थर्ड क्या कह रहा है? ग्राम सभा का सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का है, ये भी ऑप्शन सही है। फोर्थ क्या है? ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें चर्चा और निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही रॉन्ग है, और आपको वही आंसर पे टिक करना है जो रॉन्ग है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य उपार्जित करना था। ऑप्शन ए सहभागिता द्वारा शासन, ऑप्शन बी सांस्कृतिक एकरूपता, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी धार्मिक विविधता। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट है क्या कि भारत में जो पंचायती राज संस्थान था उसकी स्थापना करने का पहला उद्देश्य था क्या कि सहभागिता द्वारा शासन, पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या था? सांस्कृतिक एकरूपता, नहीं। थर्ड है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। फोर्थ क्या? धार्मिक विविधता। इस तरह से आपका ए और सी ऑप्शन सही है जो कि फोर्थ में दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद,
ये सही है। अगला है सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो कथन ए दिया है वो भी सही है और कथन बी दिया है वो भी सही है। इस तरह से आपका ए और बी दोनों कथन क्या है, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। इसमें भी कथन ए और बी दिया गया, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। अच्छा, ये तो गलत बात है क्योंकि इसमें योगात्मक आकलन नहीं होता। सेकंड है रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। नहीं, ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। इस तरह से सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको राइट हो जाएगा क्या, कि ये दोनों ऑप्शन क्या है, ए और बी गलत है। ओके। क्वेश्चन नंबर 82 है सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। ये सही है। सेकंड है सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत कार्य के लेखे जोखे पर। तो ये गलत है। अगला सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। ये भी ऑप्शन सही है। डी कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसीलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के योग्य है। तो डी वाले ऑप्शन भी गलत है। आपका ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि फर्स्ट पे दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 क्वेश्चन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती। ये बात सही है। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। फर्स्ट है ये विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन क्या है, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो सही है। अगला है अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। ये भी क्वेश्चन आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। सी है ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। ये भी सही है। डी है हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। फिफ्थ कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो यहाँ पर आलोचना जैसा कुछ भी चिंतन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 85 नंबर है। 85 क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। फर्स्ट है बौद्ध धर्म, सेकंड है ईसाई धर्म, थर्ड है हिंदुत्व और फोर्थ है इस्लाम। तो 19वीं शताब्दी के दौरान आदिवासी जो इतिहास था उसमें ईसाई धर्म बहुत तेजी से ग्रो किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसाई धर्म। क्वेश्चन नंबर 86 है नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट है रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। सेकंड है अपराध के लिए सजा पाने के लिए नहीं, सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए नहीं, राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए नहीं। तो नेल्सन मंडेला को जो 28 वर्ष का कैद हुआ था उसका रीज़न यही था कि उन्होंने रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्हें 28 साल का कैद का सज़ा मिला था। क्वेश्चन नंबर 87 है एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकाय के कामकाज को समझे
निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा संग्रहण का स्रोत, प्रारंभ, प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? फर्स्ट है अखबारी लेख, नहीं। सेकेंड है अध्ययन यात्रा, थर्ड है जीवनी और फोर्थ है पाठ्यपुस्तक। इसका जो राइट है हो जाएगा अध्ययन यात्रा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन सा प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? पहला है, हिमालय में सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? सेकंड है, क्या सूर्य एक तारा है, क्यों? सी है, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? फोर्थ है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो सूर्य एक तारा है, क्यों, और ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है। ये दो क्वेश्चन अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक की श्रेणी में आते हैं, तो बी और सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन नंबर ए और डी है वो क्या है? वो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? पहला है, पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, साक्ष्य सहित कथन की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमता के मूल्यांकन को आंकती है, तो पहला सही है। सेकंड है, 2 शताब्दी के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन डिटेल्स वाला है। सी है, जन धन की योजना की महत्वपूर्ण विशेषता, तो ये फैक्चुअल है। अगला है, 1991 के उत्तरी गोलार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई है, कथन को सिद्ध कीजिए। इसका जो राइट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, जो कि फर्स्ट में दिया गया है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों को अनुमोदन करना। बी है, परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना। सी है, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। डी है, स्कूल परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं। आपको बताना है कि इसमें से जो आपका NCF 2009 था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसमें मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में क्या विचार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए और सी वही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए है क्या? भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना। सी है, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। ये राइट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह से आपका SST का 60 क्वेश्चन जो कि CTET के पेपर 2 में आता है कवर हो गया है। ऐसे ही आपका जो CDP का क्वेश्चन था उसका भी सलूशन हमारे चैनल पर दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल।